हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जल विद्युत। आज का हमारा वीडियो क्या है भाई? तो जल विद्युत की बात करते हैं और जल विद्युत से संबंधित जो भी हमारा जानकारियां हैं वो सब इस वीडियो में हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जल विद्युत यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कह सकते हैं जल विद्युत को? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि बहते जल, हमारा एक डिफिनेशन तैयार होगा भाई, और वो क्या है डिफिनेशन? बहते जल की गतिज ऊर्जा से। हम जानते हैं कि जल में क्या होती है? गतिज ऊर्जा, और इसके बारे में 9th में भी पढ़ने को मिला है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऐसा तो हम पढ़े ही होंगे। तो कह रहा है कि जल में कौन ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को, क्या से उत्पन्न विद्युत को? गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हमसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो देखिए नाम में ही लिखा है जल, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती होगी? जल से। तो डिफिनेशन कैसे बनेगा इसका? तो यहाँ कह रहा है बहते जल की गतिज ऊर्जा से। कैसे जल की? तो बहते जल की। कौन सी ऊर्जा से? तो गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को। उत्पन्न किसको भाई? विद्युत को क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसका नेक्स्ट जानकारी क्या है। तो देखिए लिख रहा है यहाँ पर कि बहता जल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। जो हमारे नदियों में जल बहते हैं वो अपने आप में क्या है? एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बहता जल ऊर्जा के क्या है? बहुत प्रमुख स्रोत है, और इसीलिए इससे जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। आखिरकार जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हमारा होती है तो कैसे होती है इसकी जानकारी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बहता हुआ जल है ना, वो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। और जब ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो भैया हमको वहां से ऊर्जा ले लेनी होगी। आखिरकार जो प्रमुख स्रोत है तो वहीं से तो हमको मिलेंगी। तो ये कह रहा है कि इसीलिए इससे हम क्या उत्पन्न कर लेते हैं? जल विद्युत ऊर्जा। अब मान लीजिए कि ये जल विद्युत ऊर्जा हम ला रहे हैं, तो इसके अंदर ऊर्जा है तब तो ला रहे हैं। अगर इसके अंदर नहीं रहता तो फिर हम कहाँ से ला पाते? इसीलिए इस बात को समझना होगा कि बहता हुआ जो जल है ये ऊर्जा का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है। ये मत समझिए कि जो बहता हुआ जल है केवल नदियों में जीव जंतुओं के लिए ही फायदेमंद है। वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो पता चला कि ये तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो यही है स्टडी का फायदा कि नए नए खोज आविष्कार होते चले। अब नेक्स्ट बातें हम करेंगे कि भाई ये जल विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त कैसे होती है, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने क्या जानकारी प्राप्त किया बताइए? थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि क्या हमने अभी जानकारी पाया। मतलब अभी हमने पाया कि बहते जल की गतिज ऊर्जा से क्या होती है भाई? तो ये होती है जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरी कि बहता जल ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है और इसीलिए इससे जल विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। अब नेक्स्ट हमारा बात क्या बनता है कि कैसे सर? डिफिनेशन तो समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊर्जा हो जाती है, लेकिन किस तरीका से उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और वो हमारा क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक नया टॉपिक है जिसका नाम है जल विद्युत संयंत्र। ये वही व्यवस्था है जो हमें जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। इसी के होने से हम जल विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो क्या है ये भाई? इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या?
इसे अंग्रेजी में क्या लिखा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये क्या है भाई? पीछे भी हम लोग पढ़े होंगे थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट पढ़े थे हम लोग, तापीय विद्युत संयंत्र पढ़े थे क्या? अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कौन सा मतलब ये कैसा जीव का नाम नहीं है, ये जीव नहीं है, लेकिन ये क्या चीज है? हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं और अचानक आज सुन रहे हैं, ना कभी देखा ना कभी सुना। तो भैया ये कहाँ से आया है? जमीन से टपक तो नहीं गया? तो नहीं, ये हमारे ऊर्जा स्रोत के चैप्टर का एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखिए ये जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं, इसका विचार करते हैं कि वह संयंत्र, कौन संयंत्र? वह संयंत्र, एक डिफिनेशन तैयार कर रहे हैं किसका? तो यही जल विद्युत संयंत्र का। तो क्या क्वेश्चन के तहत हमारा आंसर बन रहा है कि वह संयंत्र जो बड़े पैमाने पर, छोटा मोटा ये बात नहीं है कि हाँ एगो बल्ब जलाने के लिए, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर, छोटा बात नहीं है ये। तो वह संयंत्र जो बड़े पैमाने पर बहते जल से, कौन से जल से? तो बहते जल से विद्युत उत्पन्न करता है, तो उसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। क्या भैया? वह संयंत्र जो बहते हुए जल से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? जल विद्युत संयंत्र, या इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जल विद्युत कहाँ से आएगा, तो यही वह व्यवस्था है जहाँ से आएगा। अब आपके माइंड में जा रहा होगा कि सर वहाँ पर क्या होता होगा, जहाँ पर ये बनता है वहाँ होता क्या होगा? तो देखिए हम लोग तब उस जगह पे गए नहीं हैं, अगर कोई गए भी हैं तो भाई थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आएगी कि ये क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल विद्युत संयंत्र को हम कैसे समझते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सी लंबा चौड़ा होती है। जहाँ जल विद्युत संयंत्र बैठाए जाते हैं वो कोई छोटा मोटा मतलब कि प्रोसेस नहीं है, एक बड़ा प्रोसेस है। फिर भी हम लोग उसकी थोड़ी सी शॉर्ट जानकारियाँ यहाँ पर क्या करते हैं, जान लेते हैं। या हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया जाए कि जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कैसे होता है, और 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जल विद्युत संयंत्र का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा एक तरह से दीर्घ कह सकते हैं कि दीर्घ प्रश्न बन जाएगा ना। तो आइए अब इस बात को समझते हैं, और आपके मन में ये बात जा भी रही है कि सर कैसे होता है। तो आइए, हर समस्या का समाधान मिल ही जाएगा, अगर समस्या सही में है तो मिलेगा ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या है जल विद्युत संयंत्र का निर्माण। ये हमारा एक तरह से टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और यहाँ से प्रश्न अगर बनते भी हैं तो 5 अंक के प्रश्न बन जाएंगे। क्या बन सकते हैं कि जल विद्युत संयंत्र के निर्माण विधि को बताएं। कैसे संयंत्र को, जल विद्युत संयंत्र के निर्माण विधि को बताएं। ऐसे तो एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, अगर हो सकता है आ जाए, संभावना है। तो स्टार्ट करें बातों को, बारीकी से समझेंगे, थोड़ा सा समय देंगे। हो सकता है कि वीडियो लॉन्ग भी हो जाए, लेकिन भैया नॉलेज से मतलब है, ज्ञान रहेगा तो हमारा आगे चल के फायदे में आएंगे ना। तो देखिए क्या कह रहा है, अब बारीकी से बातों को समझते हैं कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव, किसके बहाव? नदियों के बहाव को रोक कर, हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए, एक बात यहाँ से हुआ। फिर कह रहा है कि नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में, जलाशय मतलब एक तरह से कृत्रिम झील वगैरह वगैरह हो सकता है, बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए, क्या एकत्र करने के लिए? तो जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई? तो ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? तो जल एकत्र करने के लिए। अब यहाँ तक हो गया। अब जब भाई ऊंचे ऊंचे बांध बना दिए, जल इकट्ठा हो गया, तो वो एक तरह से हो गया कृत्रिम जलाशय हो गया। अब उस जलाशय में क्या रहेंगे? संचित रहेंगे जल,
रहेंगे ना। तो अब क्या कह रहा है कि जलाशयों में जल संचित होता है। जलाशयों में क्या संचित होता है? तो जल, और जिससे जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। अब आप ही बताइए कि बहुत सारे नदियों का पानी आ रही है अलग अलग जगहों से, और कोई बांध बना दिया, बांध बना के पानी को रोक दिया, तो उसके एक तरफ जिधर से आ रहे हैं उधर तो जल स्तर बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना, जल स्तर उधर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा जल हो जाएगा। और जब वो ज्यादा हो जाएगा तो अब क्या कह रहा है, लिख रहा है कि अब संचित जल को, माने जहां पर जल स्तर बढ़ गया है, अलग अलग क्षेत्रों से आया है वो, ठीक है ना, अब संचित जल को पाइप द्वारा, किसके द्वारा भाई? पाइप द्वारा भी हो सकता है या और भी कोई प्रोसेस है, लेकिन पाइप वाला व्यवस्था ठीक है। पाइप द्वारा बांध के आधार के नजदीक, जो बांध जहां बनते हैं ना उसी के थोड़ा सा कुछ दूरी पर, उनके नजदीक में, अभी ना कि बांध बनाए यहाँ पर और 2 किलोमीटर दूर पर बना देते हैं विद्युत उत्पन्न करने वाला, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एकदम नजदीक बनता है, जहां बांध है के आसपास कुछ दूरी पर बनाया जाता है, ज्यादा दूरी नहीं, लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीका से कह रहा है कि बांध के आधार के नजदीक स्थापित टरबाइन के बारे में तो आपने सुना भी होगा। तो टरबाइन के मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, टरबाइन को चलाया जाता है। क्या क्या हो रहा है जरा सुनिए। पाइप द्वारा बांध के आधार के नजदीक स्थापित टरबाइन को क्या किया जाता है? चलाया जाता है। अब जब टरबाइन को हम चलाएंगे, जल है उसमें, एकदम पूरा जल में प्रेशर है भाई, उधर से आ रहा है एकदम पूरा, बांध से जब जल छोड़ा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना धार होगा। जब छोड़ा जाता है तो टरबाइन चलाया गया, और टरबाइन जब चला गया तो टरबाइन जो होता है उसमें डायनेमो लगा रहता है, और जब टरबाइन चलेगा तो डायनेमो भी चलेगा, और डायनेमो जब चलेगा तो आप जानते हैं, अंडरलाइन किया गया है कि डायनेमो लगा होता है और वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पर अंडरलाइन भी किए हैं कि डायनेमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। तो इस तरीका से लिखा है कि अतः इस प्रकार एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ये लंबी हमारा प्रोसेस है, हम पहले ही कह रहे थे कि जल विद्युत संयंत्र जहां बनता है ना, वह एक लंबी प्रोसेस होती है। हम लोग तो बड़ा आसानी से या शॉर्ट में बातों को समझ ले रहे हैं। तो ये बातें समझ में आ रही है क्या? उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए भाई, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने से समझ लें और उसे खुद के दिमाग से अपना लिखना चाहेंगे, अब जैसे लिखें वैसे ही लिखेंगे, तो फिर अपना उसमें लैंग्वेज डाले कहाँ? तो कुछ ना कुछ चीज़ों को बदलाव करिएगा। कैसे भाई कहिएगा? अपने से लिखना होगा। तो बोलना क्या है कि नदियों के जो बहाव होते हैं, जो जल होते हैं, उसे रोक कर, कैसे रोकेंगे? तो बांध बनाकर रोक कर अब उस जल को एक पाइप के द्वारा, किसके द्वारा? एक पाइप के द्वारा एक टरबाइन को चलाया जाता है, और टरबाइन जो होता है वो डायनेमो लगा रहता है उसके अंदर, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में हम बातें समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक चित्र देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस है भाई। चित्र माने उस लेवल का चित्र नहीं है, फिर भी थोड़ी सी समझने के लिए हम एक हिंट दे रहे हैं कि देखिए ऐसा बांधों के पास बनना होता है। ये बांध है, लिखा है कृत्रिम जलाशय। तो ये इसके पीछे वाले हिस्से, ये तो आगे वाले हिस्से हैं, क्योंकि ये अभी तो देख रहे हैं ना, बांध को रोका गया है। और इधर ही आसपास कहीं, इधर ही कहीं आसपास में क्या करते होंगे? इनके जलों को पाइप के द्वारा साइड से निकाला जाता होगा ना। ये हमारा बांध है एक तरह से, और बांध के पीछे साइड में बहुत पानी इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो वहीं क्या करेगा? पानी उधर साइड से कहीं, इधर या इसके साइड से कहीं पाइप लगाकर क्या करते होंगे? हम लोग भेजते होंगे। ये एक छोटा सा उसका चित्र था बांध का ना। बांध तो देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी हम ला दिए। और टरबाइन जो होता है ना, उसके भी चित्र को हम लोग देखते हैं कि टरबाइन कैसा होता है। देखिए, ये एक तरह के टरबाइन का एक चित्र है, और आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे बनाया गया है। देख रहे हैं, इसमें लग रहा है पानी टाइप का कुछ
ऐसा इसका मुंह खाली खाली बनाया कि इसमें पानी भरे, और जब भरेगा तो इसको चलाएगा। इसमें ऐसा बनाया गया कि आए पानी और गिर भी जाए, लगाया गया ना। देख रहे हैं इसकी रचना कैसे बनाई गई, एकदम लग रहा है कि कोई नाखून टाइप का है ऐसे नाखून टाइप का, देख रही है कहीं कहीं लगा हुआ है ऐसे नाखून टाइप का है ना। और जब इस पर पानी गिरता है ना तो बहुत तेजी से ये चलने लगता है, और इसी के अंदर डायनेमो, ये धुरी जो इसका है ना, धुरु माने धुरी इसका, इसी के अंदर में डायनेमो फिट रहता है। और जब वो चलेगा पूरा तेजी से तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इस तरीका से हमारा एक टरबाइन का चित्र भी हम लोग देख लिए। और ये टरबाइन के ब्लेड हैं, टरबाइन के क्या है, ब्लेड, जिस पर पानी गिरता है, और जितना तेजी से पानी गिरेगा उतना ही तेजी से टरबाइन चलेगी। और जब टरबाइन चलेगी तो आप समझ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? अब हम नेक्स्ट इसके अन्य जानकारियों की तरफ चलते हैं कि जल विद्युत से हमें क्या लाभ है भाई, जिसके बारे में हम कबे से गीत गाए जा रहे हैं, मतलब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो उससे लाभ होना चाहिए। अगर कहीं लाभ है तो इसका एक पक्ष हानियां भी देखेंगे, दोनों देखना जरूरी है। और हमें सीखना है, केवल हमको किसी पक्ष विपक्ष की बातें नहीं करनी, हमको नॉलेज से मतलब है और हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या फायदा है भाई। तो देखिए किधर हम लोग पहुंच रहे हैं अब का हमारा जो टॉपिक है जल विद्युत ऊर्जा के लाभ। तो अब का हमारा टॉपिक क्या शुरू हो रहा है मिस्टर, जल विद्युत ऊर्जा के लाभ। तो अब देखिए क्या क्या लाभ है समझ लिया जाए। तो बाबूराव के स्टाइल में कि जल विद्युत ऊर्जा के लाभ निम्न है, मतलब एक से क्या है, अधिक है, ये एक स्टाइल है अपना ना। तो देखिए पहला लाभ नंबर मैंने फायदा पहला क्या है कि जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक जल मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। यानी जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना है, अब जल खरीद के थोड़े लाएंगे हम लोग कि भाई साहब भाई इतना रुपये में जल दीजिए। अरे जल तो हमें बारिश के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, नहर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये हम लोग के बस के बात नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े कंपनियां कार्य शुरू करती हैं, ठीक है ना। ये ना कि जाके हम लोग शुरू कर देंगे, ये कोई छोटा मोटा खेल थोड़े है। तो ये बड़े बड़े कंपनियां का काम है। तो वो लोग को जल क्या होते हैं, मुफ्त में मिल जाते हैं, उनको खरीदना नहीं पड़ता है जल। अब क्या कह रहा है अगला कि यह ऊर्जा प्रदूषण रहित होता है, मतलब जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है तो इसमें कोई पोल्यूशन की समस्या नहीं होती कि नहीं धुआं उत्पन्न होगा तो दुनिया जहान होगा, कोयला वाला ये सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होते हैं। दो फायदे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि और फायदे हैं तो समझ लिया जाए। देखिए फायदा तो और भी है, समझ लीजिए। करे कि नदियों पर बांध बनाने से, क्योंकि भाई जल संयंत्र बनाना है तो बांध तो बनेगा, बांध बनाने से बाढ़ नियंत्रण से मदद मिलती है। बात सही है, क्योंकि जब बारिश के मौसम आते हैं तो जल का स्तर इतना बढ़ने लगता है कि अब कहिए मत। और बांध ही एक ऐसा व्यवस्था है कि हमको बाढ़ से नियंत्रण में क्या करता है, अधिक से अधिक मदद करता है। तो देखिए ये नदियों पर बांध बना रहे हैं, एक तो हमको वहां से जल संयंत्र भी बन गया और ऊपर से बांध से हमें क्या फायदा मिल गया, बाढ़ नियंत्रण में हमें मदद मिलती है। ये भी हमारे एक फायदे के हो गए बात। अब समझ में आ रहा है कि भाई इतना फायदा है क्या। तो आप लोग अभी इसके हानिया पक्ष को भी देख लीजिए, अब ये मत इसके तरफ हो जाइए, ठीक है। दोनों पहलू को देखिए और जो आपको अच्छा लगे उसको चुन लीजिए कि कौन हमारे लिए जरूरी है। तो अब देखिए कह रहा है कि बांध बनाकर जो जल संचित किया जाता है, जो कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है, उससे सिंचाई में भी मदद मिलती है। लो एक और फायदा आ गया, जो जल हम लोग क्या किए हैं, रखे हैं, समय समय पर हम लोग को नहीं पता चला कि नदी में पानी आ गया, नहर में पानी आया है, ये समय समय पर आता है कि नहीं आता है। तो लोग क्या करते हैं कि बांध बना के पानी को रखे रहते हैं, जब हमको जरूरत पड़ती है तब उस हिसाब से पानी हमें छोड़ा जाता है कि लो भाई अब अपना आसपास के खेतों का सिंचाई कर लो।
क्योंकि वहां पर जल इकट्ठा रहता है और समय समय से जब उधर से छोड़ा जाता है तो हमारे खेती करने के लिए मस्त व्यवस्था है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी फायदा मस्त है ना, किसानों के लिए यानी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। अब थोड़ी सी एक और बातें यहाँ पर लिखी गई है, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अभी आप लोग हानि पर ना जाएं, अभी हानि दिख रहा है वहां ना जाएं, अभी फायदा को देखें, ठीक है। कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा की अपेक्षा कुछ सस्ता होता है। मतलब जो अन्य ऊर्जा उत्पन्न करने में जितना खर्चा लगता है वो तो ठीक है कि इसमें भी खर्चा लगता है, लेकिन एक बार लग जाता है तो बहुत दिनों तक फायदा मिलता है। लेकिन जो अन्य ऊर्जा है, जैसे कोयला वाला से ऊर्जा निकलता है, पवन ऊर्जा से, उन सभी की अपेक्षा देखा जाए तो ये क्या कह रहा है कि भाई कुछ सस्ता होता है, ये एक फायदेमंद का होता है। तो इस तरीका से हम लोग इसके लाभों को क्या कर लिए, समझ लिए। क्या इसके लाभों को थोड़ा रिवाइज करेंगे या हम उम्मीद करेंगे आप समझ रहे होंगे। चलिए एक बार हानि भी पढ़ लेते हैं और तब एकाएक हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, कोई बात नहीं ना। चलिए देखिए, आप कहेंगे सर कोई बात क्या है, जो बात होता है सो यहाँ हम लोग कह ही रहे हैं। तो अब हमारी कहानी चलती है हानि के तरफ, क्योंकि हमने फायदा तो बहुत देखा, अब देखते हैं इसकी क्या हानियां है। हाँ, तो अब इसकी थोड़ी एक पक्ष इसकी अच्छाइयाँ गाना गाए, अब इसकी बुराइयां करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको दुख तो होगा ही। चलिए क्या करें, जो है सो कह देते हैं। तो क्या कह रहा है हानि में, हानि नंबर 1 का कह रहा है कि जल विद्युत ऊर्जा उसी नदी के निकट उत्पन्न की जा सकती है जहां सालों भर जल उपलब्ध हो। भाई साहब, जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है तो भाई जहां नदियों में पानी सालों भर हो, माने ऐसा ना हो कि कभी पानी आया कभी नहीं आया, तो कभी बिजली उत्पन्न हुआ कहीं नहीं हुआ, तो वहाँ के लोगों को घाटा में पड़ जाएंगे। काम करने वाले लोग जब काम हुआ तो वही रहेंगे, फिर बाकी मजदूर लोग वहाँ के बाकी सब लोग क्या करेंगे, इंजीनियर लोग भी होते हैं इलेक्ट्रिक के लिए, तो सब लोग बैठे थोड़े रहेंगे कि 2 महीना काम चला फिर हाँ बैठे रहे, तो कौन खर्चा देगा। यानी ऐसा जगह बनाना होगा कि बस सालों भर काम लगा रहे, किसी को टेंशन ना हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक घाटा इसका लग रहा है, एक तरह से ये हानि में चला जाएगा, क्योंकि उसी नदी के निकट बनेगा जहां सालों भर जल उपलब्ध हो। तो भैया ये हर जगह थोड़े होगा, एक तरह से ये हानि के पक्ष में जा रहा है। बात क्लियर है। दूसरा, इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काफी खर्च होती है। अब बांध बनाए हैं कहीं और दूर, ऐसा इलाका में बनाए हैं कि उधर कुछ नहीं है, अब वहां से हमको ट्रांसफर करना है, लाइन को स्थानांतरण करना, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो बहुत सारे तार, वायर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारे चीजें लगानी पड़ेगी ना। हम मान लीजिए कि ए बिंदु पर उत्पन्न कर रहे हैं और हमें भेजना है बी बिंदु पर, तो भाई यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ेगा, और उन प्रोसेस को करने में माने पहुँचाने में काफ़ी खर्चा लगती है। थोड़ा मोड़ा ये खर्चा नहीं लगती, अधिक खर्चा लग जाती है। तो ये एगो थोड़ा सा घाटा के पक्ष में चला गया, यानी हानि के पक्ष में चला गया। बात समझ आ रहा है क्या। अब बात करते हैं अगला हानि की तरफ कि भाई अगला तुम्हारा हानि क्या है। तो देखिए हाँ, ये तो बहुत खतरनाक हानि है। हानि पीछे दुगो हुआ तो उतना आदमी सह ले रहे हैं, चलो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत सह रहे हैं। हाई तो सहने में बड़ा टेंशन है। क्या टेंशन है कि जो इसके लिए बांध बनाया जाता है ना, बांध जहाँ बन गया तो एक तरफ के एरिया जिधर पानी लगना शुरू हो जाएगा, वो एरिया काफी विस्तारित हो जाएगा पानी का। भाई हम बांध बना दिए से, इधर से पानी आ रहा है तो पानी तो अब रुकेगा ना इधर, और रुकेगा तो वो जगह छेकेगा, और जगह छेकने का मतलब कि आसपास की जो उपजाऊ भूमि है उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। पानी फैल जाएगा पूरा दूर दूर तक पानी। अब उधर कोई खेती वेती नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जल अथाह रहता है कि अब उधर खेती कहाँ से होगा। उधर के जमीनें पानी से डूब जाएंगी, और डूब जाएंगी तो भाई उपजाऊ भूमि होता है, नदी के आसपास या पानी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं
वो एक तरह से उपजाऊ भूमि होते हैं, क्योंकि उसी में तो भाई नई नई मिट्टी आती है। आप लोग पढ़े होंगे जलोढ़ मिट्टी, ये सब रेगुड़ मिट्टी तो अलग है, लेकिन पुरानी नवीन मिट्टी सब पढ़े होंगे क्या? तो वो सब छोड़िए, उधर की बातें हम यहाँ समझ रहे हैं कि उपजाऊ भूमि का बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। समझ गए? क्लियर? और ये भी अपना एक तरह से क्या हो गया, इसकी हानि हो गया। और लास्ट एक और हानि यहाँ पर दिख रहा है, ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। ये तो इतना जबरदस्त है कि मार झगड़ा तक हो जाएंगे, विवाद हो जाएंगे। कैसे विवाद हो जाएंगे? देखिए, कह रहा है कि जिस क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाता है, मतलब जहां पर इसका व्यवस्था शुरू करेंगे ना, वहां एक समस्या सबसे बड़ा खड़ी होती है, और उस समस्या को झेलना कोई आसान बात नहीं है। और क्या समस्या है? तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाता है, वहां का, यहां पर लिख देंगे कि वहां का जीवन यापन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये क्या सर? जहां पर जल विद्युत संयंत्र बनेंगे ना, वहां अगर कोई घर द्वार हो या उसके आसपास कहीं भी, वहां के जीवन यापन पुनर्वास वहां से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना पानी रहता है उधर के आसपास के एरिया में कि भाई घर कोई कहाँ से वहां टिका पाएगा। ये बात समझ लीजिए। अब इस तरह से समस्या हो गया। अब आसपास लोग रहेंगे नहीं, जिनका जमीन उमीन है वो सब क्या करेंगे? उनको कहा जाए कि अब आप छोड़िए, इधर एक बड़ा सा इलाका छोड़ दीजिए, इस इलाका के आसपास मत रहिए। अब भैया जिसका जमीन है, लोग हैं, थोड़ी समस्या क्या, बहुत समस्या हो जाएंगी। इसके लेकर बड़ा थोड़ा विरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि क्या विरोध है भाई। तो एक चित्र भी यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये जो पानी इतना रफ्तार से जा रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो एरिया है, ये सब एरिया, इधर के एरिया में उतना घर द्वार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पानी कब बाढ़ आ जाएगा, मतलब बाढ़ नहीं, क्योंकि बांध तो है ही, तो बांध रहने से पानी का क्षेत्र बढ़ न जाएगा जी। बांध के पीछे जो पानी रुकेगा वो तो क्षेत्र लेगा, और लेगा तो इधर के जनसंख्या, इधर के घर द्वार सबको क्या करेगा, हटाना पड़ेगा। जो बनवाएंगे जल संयंत्र, गवर्नमेंट बनाएंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनका घर द्वार खाली कराना पड़ेगा कि भैया हटो, निकल जाओ, नहीं तो पानी कब उधर पहुंच जाएगी कोई लिमिट नहीं है। अब इस बात को लेकर लोग विरोध करेंगे, कोई भी कर सकता है, क्योंकि भाई जिसका घर द्वार है वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट पैसा देगा ये अलग बात है, लेकिन फिर भी अपनी जमीन अपनी होती है ना। अब क्या हुआ कि इस तरीका से देखिए, आगे बात कर रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कह रहा है कि जैसे नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर कौन बांध बना है भाई? सरदार सरोवर बांध। ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर। और एक और दिया है, गंगा नदी पर बने टेहरी बांध के निर्माण में बहुत अधिक विरोध हुआ था, बहुत मतलब ज्यादा विरोध हुआ था। जब ये सरदार सरोवर बांध बन रहा था या टेहरी बांध जब बन रहा था, तो वहाँ के आसपास के लोग बहुत विरोध किए थे, और पता ना गवर्नमेंट उनको कैसे सल्टाया, क्या किया, लेकिन अंततः बाद में फिर बन ही गया। एक तरह से भाई गवर्नमेंट फायदा के लेकर सोचती है, और आसपास के लोग सोचते हैं कि मेरा लॉस जा रहा है। अब दोनों लोगों का अपना अपना सोच, कोई अपने तरफ सोच लेता है, कोई उधर सोच लेता है, और फाइनली अब जो होना है सो हो गया। बन गया इधर सरदार सरोवर बांध, और इधर बन गया टेहरी बांध। अब लोगों का अपना राय, लोग किधर किधर अपना राय दे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को समझने से मतलब है। ठीक है, तो मतलब है, फिर भी अब क्या करिएगा, हम लोग उसमें काहे के जाएंगे अभी कूदने। अभी तो हम लोगों को पढ़ने का समय है, जब जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा। तो आइए हम इस बातों को थोड़ी सी शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने समझा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे गए हैं लेकिन पीछे के बारे में नहीं समझे। तो क्या क्या देखे हमने? एक तो लाभ देखें। लाभ में क्या क्या था कि जल विद्युत ऊर्जा, अब कितना हम पढ़े भैया, लाभ में देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या लिखना है तो लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए, ये हानियां हैं, एक साथ ऐसे दिखा देते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। और उसके बाद
ये उसका चित्र है, एक चित्र हो जाए, और ये जैसे मैं नोट करके समझ लेना बातें। तो बस अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक था, जिसका क्या नाम था भाई, तो जल विद्युत ऊर्जा, ये क्या हो चुके, समाप्त हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते ही हैं लोग क्या, हम लोग तो वही ना कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करिए, और भाई वीडियो को भी शेयर करते रहिए। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप पढ़ने पर ध्यान दें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कि सर उधर वाले हमारा इच्छा कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हर कोई अपना इच्छा से ही ना काम करेगा। आपका ज़्यादा ध्यान हो मेहनत करने पर, पढ़ाई करने पर, वो आप करेंगे तो मेरे लिए धन्य है। उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।